हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी में। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो होगा उसमें ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं हम, और ये बहुत ही ईजी मेथड में मैं लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए ये लेक्चर नंबर 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सेशन है बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसको देखने से आपको सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें पहले न्यूट्रिशन से होने वाले कई सारे स्टेप को हमें ऑर्गन के पार्ट्स और कुछ इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन है मैंने उसको ऑर्गन और ग्लैंड्स बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गन्स। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे न्यूट्रिशन में जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनके हेल्प से न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन माउथ है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। सेकेंड वन इज ईसोफेगस, जो फूड पाइप होता है। हमें पता है हमारे बॉडी में माउथ को कनेक्ट करके स्टमक तक ले जाने वाला एक पाइप होता है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। थर्ड वन इज स्टमक। स्टमक जो होता है वो हमारे लिए स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। फोर्थ वन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये वो एरियाज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेजर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फाइनल डाइजेशन होने के बाद जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट चला जाता है। तो बच्चों ये हो गया ऑर्गन वाले पार्ट। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ जिसको मैंने ग्लैंड्स का नाम दिया है। ग्लैंड्स जो होते हैं ये क्या चीजें होती हैं? ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सिक्रीटिंग ऑर्गन्स होते हैं। एक जूस जैसी चीजें सिक्रीट होता है जो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। यही ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपको मैंने एक बताया था लास्ट वीडियो में कि कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यही वो ग्लैंड्स एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। 3 मेजर ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो होता है हमारे माउथ में। सलाइवरी ग्लैंड वही है जिसको हम सलाइवा या लार बोलते हैं हिंदी में। ये एक डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है हमारे मुंह में बहुत सारा सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, और एक्चुअली जो खाने का मॉलिक्यूल्स होता है, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्सिंग के साथ इनका एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं बोलस, BOLUS। ये बोलस जो है ये डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वो फूड मॉलिक्यूल्स है, कुछ फूड मॉलिक्यूल सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, सबसे पूछा जाता है कि ये जो हमारे बॉडी में डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है। उसका आंसर है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड जो होता है माउथ में। तो हमारा माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये जो एंजाइम निकालता है वो सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से ही। और ये इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन है या डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड ग्लैंड आता है लीवर। लीवर वो ऑर्गन है जहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है। लीवर वो ऑर्गन है जो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है। मतलब वो बहुत सारे एंजाइम्स निकालता है जो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और थर्ड वन जो होता है वो पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज भी कुछ एंजाइम्स ऐसे रिलीज करता है जो हमारे न्यूट्रिशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बच्चों इसमें हमने न्यूट्रिशन को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे से समझ लिया कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं और ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स ह्यूमन बींग्स में कैसे कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है इंजेशन, उसके लिए हमारे बॉडी में माउथ नाम का एक स्पेशल ऑर्गन होता है। जब हम बाय द यूज ऑफ आवर हैंड हम क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को अपने माउथ में रखते हैं, और यहीं पे सिंपली ये स्टेप सबसे सिंपल स्टेप है जहां पे हमारा फूड मॉलिक्यूल हमारे माउथ में इंटर करते ही ये इंजेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इंजेशन का मतलब ही होता है हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को हमारे बॉडी तक अवेलेबल करना।
तो अब इंजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो जाता है हमारे माउथ में ही। जैसे ही फूड मॉलिक्यूल एंटर करता है नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाता है जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन का जो स्टेप होता है वो हमारे माउथ में सबसे पहले शुरू होता है। हमारे माउथ में जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है टिथ, जिनको आप टिथ के नाम से जानते हैं, यही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों जो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए यानी ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इंपॉर्टेंस बहुत अच्छा होता है इनका। क्यों? क्योंकि ये जो टिथ होते हैं ये अगर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं जब वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला जो ऑर्गन आता है उसमें माउथ में, उसका नाम है टंग, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है हमको टेस्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स करने में। टेस्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप के टेस्ट अवेलेबल होते हैं और वो हमें जो टेस्ट की फीलिंग आती है वो सिर्फ यही ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, टंग, जिसके अपर सरफेस पे बहुत सारे टेस्ट के बर्ड्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बर्ड के नाम से जानते हैं, वहाँ से ये टेस्ट हमको फीलिंग होती है। टंग के बाद अब आता है सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उसके सलाइवा को प्रोडक्शन के लिए। सलाइवा का प्रोडक्शन, सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, बहुत सारा सलाइवा करते हैं, सिक्रीट करते हैं जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स का अच्छे से मिक्सिंग होता है। यहाँ पे जो मिक्सिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसी के साथ ना सिर्फ ये मिक्सिंग करते हैं, ना सिर्फ उसको फूड मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई करते हैं, बल्कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे जो सलाइवा होती है उसमें एक बहुत स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के थ्रू स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे माउथ का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट माउथ के बाद जो डाइजेशन सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये वो पाइप है जो कनेक्ट करता है हमारे माउथ को हमारे स्टमक से। ये एक सिंपल पाइप है जो यहाँ से जो फूड मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली जब सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद जब मिक्स हो गए फूड मॉलिक्यूल्स तो इसको लेके जाता है स्टमक तक बाय द हेल्प ऑफ ये जो पाइप, और यही पाइप ईसोफेगस कहलाता है। इसमें डाइजेशन प्रोसेस में कोई मेजर स्टेप नहीं होते, ये सिर्फ कैरी करने के काम आता है फूड मॉलिक्यूल्स को हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं स्टमक का रोल। स्टमक में जब हमारा फूड जाता है तो वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का स्टे होता है उसमें। मतलब जो बहुत सारा हमारा स्टमक एक स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल काफ़ी देर तक स्टे करता है, और यहाँ पे शुरू होता है उसके कुछ गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन। स्टमक के वॉल्स में बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं, और आपको मैं बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें मेजर रोल होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ बच्चों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि अवेलेबल होता है गैस्ट्रिक जूस में, और ये कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं, जिसका नाम है पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस कोई एंजाइम नहीं है, म्यूकस एक ऐसा लिक्विड है जो उस फूड मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होता है और उसको थोड़ा और मोबिलाइज करने के काम आता है। लेकिन पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारे जो स्टमक सेक्शन है उसमें हमने देख लिया कि कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कुछ एंजाइम्स रखते हैं और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में करीब 230 या 3 आवर्स तक स्टे करने के बाद फूड का जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद अब हम नेक्स्ट ऑर्गन को देखते हैं जो कि जिसका नाम है लीवर। ये लीवर एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है। ऑर्गन ऐसे क्योंकि ये कुछ ग्लैंड्स मतलब कुछ एंजाइम्स जैसे बाइल जूस नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन में हेल्प करता है बच्चों। बाइल जूस जो होता है वो काम क्या करता है, इसमें मेजरली फैट का डाइजेशन होता है जिसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के नाम से हम जानते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट
फॉरवर्ड कर देना। तो यहाँ पे जो लीवर होता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमको इसको भूलना नहीं होगा। और नेक्स्ट एक ग्लैंड आता है हमारे डाइजेशन सिस्टम का, उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारे स्टमक के बगल में ही होता है, एक बिसाइड्स होता है जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो एब्डोमेन का हिस्सा होता है उसको हम थोरेसिक कैविटी के नाम से जानते हैं। उस थोरेसिक कैविटी के बिसाइड्स ही एक पैनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस जो होता है ये कुछ ऐसे मिक्स्ड सिक्रीशंस हैं, मिक्स्ड लिक्विड्स हैं जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, और इसमें कुछ मिक्सचर्स होते हैं एंजाइम के जिसका नाम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इतने सारे स्टेप हमने देख लिए, डाइजेशन में टीथ का रोल देख लिया, टंग का रोल देख लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स का हमने देख लिया, हमारे माउथ में क्या रोल होता है, ईसोफेगस का पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए हमने देख लिया, जो ईसोफेगस जो फूड मॉलिक्यूल को जो स्टमक तक पहुंचाता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक चलता है उसके थ्रू होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया स्टमक का क्या रोल है, लीवर और पैनक्रियाज का भी रोल हमने समझ लिया। तो डाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन वो स्टेप है, इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि डाइजेशन जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है स्टमक से, अब वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में। स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया कहने के लिए तो बहुत छोटा है, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है उसका स्मॉल, लेकिन एक्चुअली उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। उसका एक रीज़न है बच्चों, उसका रीज़न क्या है, लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज एरिया होता है या लेंथ ज़्यादा होता है उसमें फूड मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं, और वो स्टे के पीछे रीज़न है उनका एब्जॉर्प्शन। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है वो हम अभी समझ लेते हैं। इसमें फूड मॉलिक्यूल्स में अभी सारे के सारे डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल हमारी बॉडी को एज ए एनर्जी सोर्स में यूज़ करना है, तो वहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम फिंगर से कंपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है माइक्रोविलाई। बाय द यूज ऑफ माइक्रोविलाई वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो फाइनली चला जाता है हमारे ब्लड वेसल्स में। तो इस तरीके से सारी जो न्यूट्रिएंट्स आती है, सारी जो एनर्जी होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स तक न्यूट्रिएंट्स के तौर पे हमको मिल चुकी है। अब यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करता है, उसके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सारे सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही इजी तरीके से माइक्रोविलाई के थ्रू वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एसिमिलेशन का। जब फूड मॉलिक्यूल्स के न्यूट्रिएंट्स सारे सेल्स तक अवेलेबल हो चुके हैं तो वहां पे सेल वो उसको ग्रोथ, एनर्जी और अपने रिपेयर मैकेनिज्म के लिए यूज करता है। मतलब सेल्स उस एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, सबसे पहले तो अपने ग्रोथ के लिए, जो बॉडी ग्रोथ होते हैं, उसके अलावा वो रिपेयर करता है। रिपेयर अगर कोई हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कट जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको रिपेयर मैकेनिज्म के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे सारे बॉडी को प्रोसेस को चलते रहने के लिए जो लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी करने के लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी को हमको सेल्स यूज करता है। तो यहाँ पे एसिमिलेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट अब हम देखने वाले हैं इजेशन। इजेशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारे न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो अब वो फूड मॉलिक्यूल मूव कर जाता है नेक्स्ट फेज जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वो एरिया होता है जिसमें कंप्लीटली वेस्ट ऑफ द फूड ट्रांसफर हो जाता है, और वहां पे स्टे करने के बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों जिसका नाम है वाटर का एब्जॉर्प्शन। जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहां पे वाटर का बहुत ही ज्यादा, जो मैक्सिमम वाटर हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में होते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं, तो वाटर हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। वहाँ से हमारी बॉडी क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया में वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम बाय द यूज ऑफ एनस हम बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के साथ हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।